एवरीवन, माय नेम इज सुभाष एंड स्वागत है आपका अगला सेम स्कूल में। आज अपन बात कर रहे हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी फ्रॉम क्लास 9th। ये आपकी साइंस की बुक का 11th चैप्टर है और आज अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दो टर्म्स के बारे में। पहली टर्म आपकी जो रहेगी बेटा इसमें वर्क एंड सेकेंड वन विल बी एनर्जी। तो पहले अपन बात करते हैं वर्क के बारे में कि वर्क का मीनिंग क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है ना। ऑलराइट, देखो वर्क का मतलब होता है, जैसे अपन एक काम करें कि जो अपन रोज अपन लाइफ में वर्क यूज करते हैं वर्ड, उसमें और एक साइंस के वर्क में फर्क होता है बेटा। देखो कैसे कि जैसे मान लो कि अपन बात करें कि स्लीपिंग करना भी अपन वर्क मानते हैं अपन। यदि मान लो कोई खाना खा रहा है, दैट इज ऑल्सो सेड टू बी वर्क, बट अकॉर्डिंग टू साइंस दीज आर नॉट सेड टू बी वर्क। अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क हैज ए डिफरेंट मीनिंग। तो बेटा साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है कि यदि किसी बॉडी के ऊपर किसी फोर्स के एक्ट होने की वजह से यदि आपकी बॉडी वहां से डिस्प्लेस हो जाए, मूव करे, देन देयर इज सेड टू बी वर्क। तो वहां पर अपन वर्क मानेंगे। जैसे मान लो अपन एक काम करें कि लेट सपोज कि मैं इसको पुश कर रहा हूं वॉल को बहुत देर से, है ना, मैंने एफर्ट किए पूरे, बट आफ्टर अप्लाइंग माई एफर्ट्स ये दीवार तो पुश नहीं हो रही, वो तो वहीं पर है, बट अपन थक जाते हैं अपन, है ना। तो आपको लगता है कि आपने बहुत वर्क कर दिया तभी आप थक गए ना आप। बट बेटा अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अभी भी यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि आपके फोर्स के एक्ट करने से इस वॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है, मोशन है, वो बिल्कुल नहीं हुआ बेटा। वॉल जो है पहले भी इसी पोजीशन पे थी और बाद में भी इसी पोजीशन के ऊपर है। तो यदि आपने वर्क किया है, आप टायर्ड तो हो गई, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो गई, बट फिर भी यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, है ना। जैसे मान लो कि यहां मान लो कोई एक बुक रखी हुई है ना, टेबल के ऊपर, और यदि मैं उस बुक को पुश करूं एंड आफ्टर पुशिंग इट यदि आपकी बुक आगे मूव करे, देन हाँ वहां पे अपन ये मान लेंगे कि वहां पे वर्क हो रहा है ना। तो बेटा देखो वर्क का जो सिग्निफिकेंस है, जो मीनिंग है, दैट इज वेरी प्रिसाइज। वो समझे आप एक बार के लिए कि यदि किसी फोर्स के किसी बॉडी पे एक्ट करने से यदि बॉडी का वहां से डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी वहां से मूव करती है, देन आई कैन से कि उस फोर्स ने कुछ ना कुछ वहां पर वर्क किया है। इसके अलावा वर्क का कोई मतलब नहीं है। बाकी डेली लाइफ के अंदर अपन बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं अपन, जहां पे अपने को लगता है कि अपन वर्क कर रहे हैं, बट इन एक्चुअल देयर इज नो वर्क। लाइक अभी अपन ने बात की दीवार के बारे में, वॉल के बारे में, कि मैं वॉल को पुश करने की ट्राई कर रहा हूं 2 घंटे से, बट वॉल तो अभी वहीं पर है। इट मीन्स कि भले ही मेरी एनर्जी कम हो गई, बट यहां पे अभी वर्क कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो इसमें अपन लिखते हैं इसमें वर्क के बारे में, वर्क के बारे में, वर्क इज define as product of force and displacement along the direction of force, along the direction of force, along the direction of force, ठीक है। ऑल राइट, तो यहां मैं एक बात और सीखने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि जो वर्क जो होगा दैट इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर फोर्स, दैट इज डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर फोर्स, एंड द फॉर्मूला ऑफ वर्क विल बी लाइक दिस वन, कि वर्क जो होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अपन एक काम करें, लेट सपोज कि एक अपन ने यहां ऑब्जेक्ट मान लिया आर्बिट्रेरी ना, और इस ऑब्जेक्ट का मास अपन ने m सपोज कर लिया, लेट सपोज m मान लिया, और इस बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, लेट सपोज अपन ने उसको F मान लिया, एंड दिस फोर्स F कैन बी 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, व्हाटएवर, है ना। तो ये F को अपन एक फोर्स मान लिया, और इस फोर्स के एक्ट करने के बाद में ये बॉडी का जो मोशन है मान लो यहां से यहां हो गया, क्योंकि यदि आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे देन पॉसिबिलिटी बनती है कि बॉडी आगे मूव कर सके, मूव कर जाएगी। तो मान लो कि ये मास आपका यहां से यहां माइग्रेट हो गया, पहले ये इसका इनिशियल पोजीशन था एंड दिस इज इट्स फाइनल पोजीशन। तो बॉडी पहले यहां पर थी, अब यहां पर आ गई, तो इस फोर्स के डायरेक्शन में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बेटा यहाँ पर 2 वर्ड काम में आ रहे हैं, एक तो यहां काम में आएगा डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो स्टडी अपन ने पहले कर रखा है ना। तो आप ध्यान रखें बेटा कि 2 पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मान लो कि बॉडी पहले यहां थी अब यहां पर आ गई, तो इन दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी अपन ने बात कर रखी है ऑलरेडी, एंड डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर।
displacements are measured in terms of meter. तो these are some basic information about displacement which you have to remember, है ना। अच्छा, आगे देखो, इसमें फोर्स की बात करें अपन। फोर्स अपन ने पढ़ रखा है कि बेटा फोर्स बेसिकली पुश और पुल होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। एंड फोर्स इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी, अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दीज आर सम बेसिक डेटा अबाउट फोर्स ऑल्सो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्क। अच्छा, अब मैं वर्क को डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने एक मास मान लिया यहाँ पे आर्बिट्ररी, और मास के ऊपर मैंने एक फोर्स एक्सर्ट कर दिया F। अब बेटा देखो, सोचो एक बार के लिए कि यदि यहाँ एक मास रखा हुआ है, बॉडी को अपन पुश करेंगे तो बॉडी आगे मूव करेगी। तो मान लो कि इस फोर्स की अप्लाई होने से बॉडी का जो मोशन यहां से यहां हो गया। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द वर्क डन। क्योंकि अपन ने पढ़ा अभी स्टार्टिंग में पढ़ रखा है अपन ने कि यदि बॉडी मूव करे आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स देन वर्क इज सेड टू बी डन। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहां पे वर्क कितना हुआ। तो देखो बेटा, इसमें वर्क को अपन लिखेंगे यहां पर, वर्क इज इक्वल टू आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बात पे आप ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस साइड में फोर्स काम कर रहा था उस साइड में बॉडी कितना मूव करी, उस साइड में बॉडी कितना मूव करी, वही आपको यहां पे लिखना होता है इनटू के अंदर, है ना। जिस साइड में फोर्स एक्ट कर रहा है उस साइड में बॉडी का मोशन कितना हुआ, बॉडी कितना आपका डिस्प्लेस हुई है, वही आपको अमाउंट वहां पे प्लेस करना है। क्योंकि यदि मैं फोर्स यहां अप्लाई कर रहा हूं तो जितना डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इस साइड में होगा, एक्स की ओर होगा, उसका जो रेस्पॉन्सिबल वो कौन होगा? अपना ये फोर्स होगा। इसीलिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में दिस विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज। ऑलराइट, अभी अपन ने एग्जांपल आसान सा ले रखा है। तो W इक्वल टू बेटा यहां पे आ जाएगा F इंटू एस। अच्छा, लेट सपोज इसको अपन S मान लिया, आपकी बुक में इसको S बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना। तो इसको अपन S मान लिया, है ना। तो F इंटू एस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। बट रिमेंबर बेटा, S यहां पे डिस्प्लेसमेंट ही है। S इज नॉट स्पीड, S इज नॉट स्पीड, S इज डिस्प्लेसमेंट। बस मैंने सिंबल चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक की, यहां पे इसको S बोल रखा है, F इंटू एस। F is applied force, S is the displacement, and the multiplication of these two terms is equal to work done, is equal to work done। अच्छा, ये आपको याद करना है फॉर्मूला W इक्वल टू F इंटू एस। हालांकि 11th क्लास में आने पर इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन और होगा, है ना, वो अपन वहां बात करेंगे। अपन अभी बात कर रहे हैं ओनली यहां तक का, W इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब मैंने आज फोर्स वर्क पढ़ा है यहाँ पर, और वर्क का मीनिंग क्या होगा ये अपन यहां देखा, इसका फॉर्मूला ये बनेगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वर्क कैसी क्वांटिटी है। क्योंकि बेटा देखो, आप ध्यान रखो, आप कि जब भी अपन कोई नई क्वांटिटी में पढ़ते हैं, है ना, तो उस टाइम पर अपन ये हमेशा डिस्कस करते आ रहे हैं कि वो क्वांटिटी का टाइप कैसा है। तो देखो बेटा, इसमें वर्क का जो है ना टाइप, बेटा ये होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स कि इस वर्क के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, इट ओनली हैज इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि वर्क के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन बोलना मतलब कोई सेंस नहीं रखता, है ना। वर्क ओनली इसका एक वैल्यू होगा, इट ओनली हैज इट्स मैग्नीट्यूड, इसीलिए इसका नाम क्या होगा? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, आगे अपन बात करेंगे कि इस वर्क का यूनिट क्या होगा, बिकॉज वर्क को अपन किस टर्म्स में अपन मेजर करने वाले हैं। अच्छा, तो बेटा वर्क का यूनिट क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो यूनिट फोर्स का होगा, है ना, जो यूनिट इस टर्म का आएगा वही यूनिट किसका होगा? वर्क का भी होगा। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ दिस टर्म। दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एंड फोर्स की बेटा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा किसमें होता है? मीटर में होता है। तो न्यूटन इंटू मीटर। फोर्स की यूनिट बेटा न्यूटन होती है एंड डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो एन इंटू एम। तो आगे लिखो आप, इट्स यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर। ये एन जो है दैट इज सिंबल ऑफ न्यूटन, तो इट्स यूनिट इज एन इंटू एम, न्यूटन इंटू मीटर। ये भी आपको इसमें याद करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा, इस यूनिट के अलावा इसकी एक और बेटा यूनिट होती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और आगे अपने वही काम में आएगी बार बार, है ना। दैट इज जूल, JOULE, ठीक है ना। एक काम करिए आप, इतना आप नोट करिए, आगे अपन मूव करते हैं इसके बारे में।
ऑलराइट, देखो वर्क अपन पढ़ रहे थे, अपन वर्क को अपन डिस्कस कर रहे थे, तो अब वर्क के कुछ एक आधे पॉइंट और रह गए, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी, है ना। देखो वर्क के बारे में पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा कि दिस इज इक्वल टू एफ इंटू एस। द सेकेंड वन इज दैट कि ये एक आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट जो अपना था दैट इज द अबाउट यूनिट। इसका यूनिट क्या बेटा होता है, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। तो यूनिट इज न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। इसके अलावा एक और इसका यूनिट होगा दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट, तो इसमें लिखो आप OR और जूल, JOULE। दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उसको ऑनर करने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए अपन ने वर्क को किस टर्म्स में पढ़ने लगे, अपन जूल के टर्म्स में। तो ये भी इसका यूनिट ही है बेटा वर्क का, और जूल भी क्या है, वर्क का यूनिट ही है। मतलब कि आगे से अब आप जब भी आपको वर्क फाइंड करना होगा, जब भी आप वर्क निकालोगे, फाइंड करोगे, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज जूल। एंड दिस इज मोस्ट फेमिलियर, कि ये आपको उल्टा आसान रहेगा, और जनरली अब आगे यही काम में इसमें आएगा अपने, है ना। तो ये भी ओके है, बट ये भी इसका सही आंसर रहेगा। और दोनों यदि आपकी SI यूनिट्स है, देन आई कैन से कि 1 न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, इज इक्वल टू 1 जूल, बिकॉज ये भी इसका यूनिट है वर्क का, ये भी इसका यूनिट है वर्क का। अब दोनों वर्क के यूनिट है, देन दिस शुड बी इक्वल ऑल्सो, हेंस आई कैन से दैट दिस वन विल बी इक्वल टू 1 जूल। ऑलराइट, अब देखो बेटा इसमें कई बार आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल, 1 जूल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि व्हाट विल बी डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। अच्छा देखो, आपको 1 जूल को डिफाइन करना है, तो वी कैन राइट दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। नाउ यू कैन चेक कि अभी भी इसका आंसर कितना आएगा, 1 इंटू 1 1 ही आएगा। तो अब देखो यहां से मालूम पड़ रहा है कि यदि आपने किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया है, 1 न्यूटन, और यदि इतना फोर्स अप्लाई करने से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना आ जाए, 1 मीटर, तो उस टाइम पर अपन क्या बोलेंगे कि कितना वर्क हुआ है, 1 जूल के बराबर, है ना। देखो बेटा इसको डिफाइन करना आसान हो गया कि आपको ये डिफाइन करना है कि 1 जूल कितना होगा। तो 1 जूल अमाउंट ऑफ वर्क के लिए आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 1 न्यूटन, और इतना फोर्स अप्लाई करो कि बॉडी कितना मूव कर पाए, 1 मीटर से। तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद में यदि बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर आ रहा है, देन आई कैन से कि वहां पे जो वर्क हुआ दैट इज इक्वल टू 1 जूल। ये आप नोट कर ले, ठीक है ना। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेटा देखो अपन आगे बात करेंगे इसमें एनर्जी के बारे में, है ना। वर्क अपन ने पूरा पढ़ लिया अपन ने, और देखो बेटा वर्क से वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, वर्क की यूनिट पढ़ ली अपन ने, दीज आर सम बेसिक्स पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं। आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी। अच्छा देखो, एनर्जी आपके सिलेबस में 2 टाइप की दे रखी है यहाँ पे। द फर्स्ट वन विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन विल बी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इनको अपन डिस्कस करेंगे, एनर्जी का मीनिंग क्या है ये अपन पढ़ेंगे। ऑलराइट, देखो आगे अपन बात कर रहे हैं इसमें एनर्जी के बारे में, और पहले अपन पढ़ेंगे कि एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जीज के बारे में। अच्छा, अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि एनर्जी का मीनिंग क्या होता है ना। तो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा पा रहा हूं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे में एनर्जी है। जब तक मेरे में एनर्जी होगी मैं कुछ काम कर पाऊंगा, तो आई थिंक आपको यहां से मालूम पड़ रहा होगा बेटा कि यदि कोई भी मशीन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ह्यूमन बीइंग यदि वर्क करने में कैपेबल है, यदि वर्क कर पा रहा है, इट मीन्स कि इट पजेज एनर्जी, है ना। कि यदि कोई चीज वर्क कर पा रही है, कुछ काम कर पा रही है, तो काम क्यों कर पा रही है, बिकॉज उसमें एनर्जी है। तो एनर्जी से वर्क होते हैं बेटा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी की हेल्प से अपन वर्क कर पाते हैं, है ना। तो इसमें लिखो आप, देखो इफ एन ऑब्जेक्ट इज कैपेबल टू डू सम वर्क, then that object possesses energy. This is the very core and basic definition. If an object is capable to do work, then that object possesses energy. अब बेटा देखो इसमें
एक और चीज देखो, आपकी एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सन से एनर्जी मिल रहा है, अपने को हीट मिल रहा है, पूरा अर्थ वार्म हो रखा है, यदि सन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि ये बात श्योर अपन है कि एनर्जी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो आई थिंक आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट ये लिखो आप, विदाउट एनर्जी लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज हर टाइम पे अपन किसी ना किसी फॉर्म में अपन एनर्जी को गेन करते रहते हैं हर टाइम पे ना। तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनर्जी। अच्छा, अब एनर्जी का सोर्स क्या है? तो आई थिंक सन इज द, है ना, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे अपन एनर्जी गेन कर रहे हैं और वो एनर्जी अपन कन्वर्ट भी कर रहे हैं दूसरे फॉर्म के अंदर। हालांकि सन से जो अपन एनर्जी गेन करते हैं दैट इज हीट एनर्जी। अब उस हीट एनर्जी को अपन यूज करके उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और फॉर्म के अंदर, वो एक अलग कहानी है। बट सन को अपन क्या मानते हैं? सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, है ना। वहां से जो हीट आ रहा है उसी से सारे, है ना, सारे काम होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अपन अपने डिजायर के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस एनर्जी को अपन किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल है बेटा। बट सन से जो आपको हीट मिल रहा है दैट इज, है ना, इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ऑलराइट, तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एनर्जी, इसको आप नोट करें। ऑलराइट, देखो आगे अपन बात करेंगे इसमें फॉर्म ऑफ एनर्जीज या टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टाइप। ऑलराइट, देखो इसमें टाइप्स ऑफ एनर्जी कि नेचर में कितने टाइप के एनर्जीज पॉसिबल है या किस किस फॉर्म में एनर्जी आपको मिल सकती है, दैट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी या टाइप ऑफ एनर्जीज। ठीक है, हालांकि टाइप, एनर्जी के टाइप बहुत सारे होते हैं बेटा, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ना। देखो इसमें पहला अपन बात करेंगे बेटा, इसमें द फर्स्ट इज मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, हालांकि इसके फर्दर अपन दो पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी अपन बात करेंगे इनके बारे में दोबारा से डिटेल में। अभी आप ओनली याद करें कि जो फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं अपन दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, और आपके सिलेबस में बेटा ओनली ये वाला पार्ट ही है। तो इस पूरे पार्ट को अपन डिटेल में पढ़ाई करेंगे इसके, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो एनर्जी का सेकंड टाइप हो सकता है दैट में बी केमिकल एनर्जी एंड दिस इज विल बी इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ऑलराइट, इसके अलावा जैसे अपन नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द फोर्थ वन इज द हीट एनर्जी। ऑलराइट, तो दीज आर दी सम वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जीज। चार टाइप कर लिए अपन ने, आपके सिलेबस में ओनली फर्स्ट वाला टाइप ही अपने को पढ़ना है ना डिटेल के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। एंड इसके दो पार्ट करेंगे अपन फर्दर, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो ये आप नोट कर ले, दीज आर द टाइप ऑफ एनर्जीज। चलो अब बेटा पहले अपन बात करते हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑलराइट, तो पहले अपन बात करते हैं कि व्हाट डज मीन बाय काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हेडिंग रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, देखो इसका नाम देखो एक बार आप, यहां पे एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर काइनेटिक, एंड आप बेटा ध्यान रखिए काइनेटिक का मीनिंग होता है बेटा मोशन, है ना, किसी बॉडी का मूव करना, मोशन में होना। तो अब आई थिंक आपको मालूम पड़ रहा होगा कि यदि कोई भी बॉडी आपकी मोशन में है, मूव कर रही है, तो उस टाइम पर उस बॉडी में एक एनर्जी पजेस करेगी, उस एनर्जी का नाम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो पहली बात दिमाग में आप ये रखो इस एनर्जी के रिगार्डिंग कि जब भी कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन के टाइम पे जो एनर्जी उसके अंदर पजेस करती है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब जैसे मान लो कि कोई बॉडी, मान लो लेट्स सपोज कि अपन ने फायरिंग की, अपन ने, तो फायरिंग के टाइम पे क्या होता है कि गन से बुलेट बाहर निकलेगी, बुलेट मूव करती है, मोशन कर रही है। अब यदि कोई आपका ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है देन दैट इज कैपेबल टू डू वर्क,
और यदि वो वर्क करने में कैपेबल है, वो वर्क कर सकता है, कि इट मींस कि उसमें एनर्जी भी थी, है ना। जैसे मान लो कि अपन यहां से किसी चीज को फेंके अपन ग्लास के ऊपर, तो वह मूविंग ऑब्जेक्ट जाएगा ग्लास के ऊपर, तो ग्लास से टकरा के उस ग्लास को तोड़ देगा, है ना। तो आपको ये मालूम पड़ रहा है कि यदि उस ऑब्जेक्ट ने कुछ वर्क कर दिया वहां पर, इट मींस कि जब वो मूव कर रहा था उस टाइम पे उसमें एनर्जी है। क्योंकि ये बात अपन ने अभी पहले ही कर ली है अपन ने, कि यदि कोई भी चीज वर्क कर सकती है या वर्क कर रही है, इट मींस कि इट पजेस एनर्जी। अब मूविंग ऑब्जेक्ट जो है दैट कैन परफॉर्म सम वर्क, जैसे मान लो कि मूविंग फैन मान लो आप, है ना, या विंड मिल मान लो आप, तो दीज ऑल आर दी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और इनसे वर्क होते हैं। और यदि वर्क करने में कैपेबल है, ये वर्क कर सकते हैं, वर्क कर रहे हैं, इट मींस कि इनमें एनर्जी भी होगी, और उस एनर्जी का नाम क्या हुआ आपका, काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, तो इसमें लिखो आपकी इट इज एनर्जी possessed by moving object। ऑलराइट, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट के ऊपर है, मूव नहीं कर रहा, तो रेस्ट पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, 0 होगी। बट यदि कोई पार्टिकल किसी भी स्पीड से मान लो मूव कर रहा है ना, तो उस टाइम पे उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ अमाउंट का काइनेटिक एनर्जी होगा। अब ये आगे की बात है कि इतना इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, बट अभी आपको ओनली ये समझना है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है दे कैन परफॉर्म सम वर्क, और यदि वर्क परफॉर्म कर पा रहे हैं, और तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगी, एनर्जी भी होगी। ऑलराइट, अच्छा देखो इसमें, अब देखो बेटा बात ये है कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है ना, पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, इसका मास अपन ने m अज्यूम कर लिया, ये अपन ने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, एंड लेट सपोज इसका जो वेलोसिटी है अपन ने v मान लिया, है ना, कितना मान लिया अपन ने, v। तो डेफिनेटली इस पार्टिकल में, इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगा, एंड दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। अब ये एनर्जी कहां से आया, तो बेटा इस ऑब्जेक्ट को अपन अभी देख पा रहे हैं कि ये पार्टिकल आपका मूव तो कर रहा है वेलोसिटी v से, बट आप एक शुरुआत की कंडीशन आप अज्यूम करो कि इन वेरी स्टार्टिंग ये पार्टिकल रेस्ट पे होगा। आज तो ये अभी तो मूव कर रहा है ये पार्टिकल, बट इन वेरी इनिशियल टाइम ये रेस्ट के ऊपर होगा। तो इस पार्टिकल को रेस्ट से इस स्टेट में लेके आने में, पहले रेस्ट पे मान लिया अपन ने रेफरेंस पॉइंट, और अभी ये मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल को रेस्ट से यहां इस कंडीशन में लेके आने में कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क अपन ने बॉडी के ऊपर कर दिया, दैट वर्क इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। दैट वर्क इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो सोचो एक बार के लिए, जैसे मान लो कि इसका स्पीड अपन ने क्या मान लिया बेटा, 5 मीटर पर सेकंड मान लिया, मास अपन ने 1 kg मान लिया। अब मुझे ये मालूम है इस टाइम पे कि इस टाइम पे इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे रहेगी, डन। बट ये कितनी होगी उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं मैं इन डेफिनेशन, कि इस बॉडी को इस स्टेट में लेके आने में यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपने आप तो मूव नहीं करा होगा, यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। अब इस बॉडी को इस स्टेट में लेके आने में कितना वर्क आपने बॉडी पे कर दिया, दैट वर्क इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दिस बॉडी। एंड आगे फर्दर जब भी कहीं पे कोलाइड करेगी, टकराएगी, तो अपने वापस से वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो ये बात ध्यान रखो। ऑलराइट, तो मैं इसको लिखवा रहा हूं आपको, इसका डेफिनेशन, दिस विल बी डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी of an object which is moving with certain velocity is equal to work done on body to make acquire is equal to work done on body to make acquire this velocity कि उस बॉडी ने जो वेलोसिटी एक्वायर कर रखी है उसको एक्वायर करवाने में वर्क कितना किया अपने बॉडी के ऊपर, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये आप ध्यान रखो, दिस इज द कोर डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन, है ना। आगे इसी डेफिनेशन को यूज करके वी विल ट्राई टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
है ना। तो इसी डेफिनेशन को यूज करना पड़ेगा और इसको यूज करते हुए अपन आगे सोल्व करेंगे एंड वी विल गेट ए फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, बट उसके लिए ये डेफिनेशन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ये नोट करिए आप। एंड नाउ वी विल ट्राई टू डिराइव द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, चलो जैसे अपन एक काम करें कि लेट सपोज कि अपन एक ऑब्जेक्ट मान ले m मास का। देखो जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो इसको आप ढंग से पढ़ना है इसको आप। ये अपन ने एक मास मान लिया बेटा, इसकी जो वेलोसिटी अपन ने अभी u मान ली इनिशियल टाइम पर। लेट सपोज u मान लिया अपन ने, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये अपन ने पहले बात कर रखी है कि जो सिंबल u है दैट इज ऑलवेज प्रीफर फॉर इनिशियल वेलोसिटी। एंड लेट सपोज कि इस बॉडी को पे अपन ने मान लो एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद में ये फोर्स अपन ने F मान लिया। अब यदि बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे देन डेफिनेटली बॉडी का जो वेलोसिटी है वो आपका वेरिएबल होगा, चेंज करेगा। तो लेट सपोज कि कुछ डिस्टेंस आगे आने के बाद में ये डिस्टेंस अपन ने बेटा S मान लिया, दैट इज द S इज द डिस्प्लेसमेंट। और इस बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज V। पहले इसका स्पीड अपन ने u मान रखा था एंड आफ्टर है ना exerting a force its velocity become v after covering distance s. This is the basic terminology. All right. अब एक बात है कि जितना इस फोर्स ने कितना वर्क किया होगा तो वर्क डन बाई फोर्स जो आएगा ना दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप सोचो बेटा एक बार के लिए कि इस बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इट मीन्स की जो काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज होगी इसकी। अब इस एनर्जी में चेंज किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो इस फोर्स ने जितना एक्स्ट्रा वर्क किया इसके ऊपर उसी वर्क से इस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपना चेंज हो रहा है। तो ये अपन यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करें अपन कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन एंड व्हाट इज द वर्क डन? ये अपन ने पहले पढ़ रखा है बेटा। वर्क डन बेटा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात तो अभी आपको मैंने कहा था डेफिनेशन के अंदर कि उस बॉडी को वह स्पीड एक्वायर करवाने में कितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी। एंड अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि व्हाट विल बी एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू S। ठीक है, यहां तक किया अपन ने। अच्छा बेटा, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज इक्वल टू क्या बेटा इसमें F इंटू S आ चुका है। बट F बेटा कितना होगा? F विल बी इक्वल टू M इंटू A, मास इंटू एक्सेलरेशन। एंड जो यहां पर S है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे भी करके आपको इस डिस्प्लेसमेंट को आपको यहां से रिमूव करना है, क्योंकि अपन चाह रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो इस डिस्प्लेसमेंट को यहां से रिमूव करके आपको रिप्लेस करना है। तो देखो ध्यान दो बेटा, इसमें एक यहां पे इक्वेशन पढ़ रखी है अपन ने कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, u स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u यहां पर बेटा इनिशियल वेलोसिटी है, v इसकी फाइनल वेलोसिटी है, a इसका एक्सेलरेशन है और s यहां पे डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, यहां से अपन एक काम करें कि इस s को अपन यहां से अलग करें तो बेटा यहां से 2as जो आपका आएगा, थोड़ा ये आप काम साइड में करना ना, ये वाला 2as जो यहां से आएगा 2as, दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ऑलराइट, और जो ओनली डिस्प्लेसमेंट आएगा s दैट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में क्या बेटा 2 इंटू e। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ दीज वेलोसिटीज, कि ये बॉडी कितना मूव करेगी उस फोर्स को अप्लाई करने के बाद में, तो उसको अपन यहां से फाइंड कर लेंगे। नाउ वर्क डन जो अपना आ गया दैट इज इक्वल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a। नाउ this a will be cancelled by this one, so this will be equal to 1 by 2 m v square minus u square. This is the work done. This is the work done, and the work is equal to kinetic energy. Kinetic energy.
अब एक काम करें अपन कि लेट सपोज अपन ये बोल दे कि स्टार्टिंग में इस बॉडी का जो वेलोसिटी 0 मान लो आप, क्योंकि इस बॉडी को 0 से अपन रेफरेंस मानेंगे अपन। सो इफ u इक्वल टू 0 देन काइनेटिक एनर्जी will be equal to work done and this will be equal to 1/2 m v square minus u, the value of u is 0, so 0 square यहाँ आएगा, so this will be equal to half m v square and this is basically equal to work done, but that work done equal to kinetic energy, so this is the expression। और बेटा ये आपको लर्न करना है, यू हैव टू मेमोराइज कि किसी भी मास m जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, मान लो कि एक मास अपन ने यहाँ पे m मान लिया और इस टाइम पर ये मान लो कि इसकी स्पीड कितनी अपन ने v मान ली इस टाइम पर, है ना, तो उस मास में कितना एनर्जी होगा 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर या हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। ऑलराइट, यहाँ पे m मास है, v इसकी वेलोसिटी होगी। अब बेटा जो इसका डेरिवेशन था जो अपन ने डिराइव किया अभी, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट यदि आपको डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गई इसकी, देखो डेफिनेशन में मैंने आपको करवाया था कि जितना आपने वर्क किया उस बॉडी को, है ना, इतनी स्पीड देने के लिए, दैट वर्क विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो मेरा बेसिक जो मेरा कॉन्सेप्ट था दैट वाज इक्वल टू समथिंग दिस वन, एंड इसी को मैंने आगे प्रोसीड किया और मैंने अपना आंसर निकाल लिया, दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, अब यदि मान लो पार्टिकल कोई रेस्ट के ऊपर है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, तो रेस्ट पार्टिकल के लिए v कितना बेटा 0 बन जाएगा, v को अपन 0 यहां रखेंगे, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। और यदि कोई पार्टिकल मान लो मोशन में है, मूव कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ऑलराइट, ये नोट करिए आप। अच्छा, दिस वॉज कंप्लीट अबाउट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक बात और अपन कर ले यहां पर कि भले एनर्जी कोई सा भी हो, भले एनर्जी का टाइप कोई सा भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई सी एनर्जी भी हो, दिस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ जूल, क्योंकि एनर्जी भी क्या बेटा एक वर्क का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, एक वर्क का ही एक डिफरेंट फॉर्म है। तो जो यूनिट वर्क की होगी ना, वो किसकी होगी, एनर्जी की भी होगी। इसीलिए हर एक टाइप की एनर्जी का जो यूनिट होगा दैट विल बी ऑलवेज जूल, एंड एवरी एनर्जी या एवरी टाइप ऑफ एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये बात ध्यान रखो आप। तो मैं इसको लिखवा दूं आपको यहां से अलग से कि यूनिट ऑफ एनर्जी, अब मैंने यहां पे कोई नाम मेंशन नहीं किया है, मैंने ओनली सिंपली एनर्जी बोला है, तो सबके लिए हो गए यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, एंड एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो वर्क के इक्विवेलेंट है, और जो वर्क अपने आप में कैसा बेटा होता है, स्केलर है, इसीलिए दिस विल बी ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ऑलराइट, तो 2 पॉइंट आप और ध्यान रखो एनर्जी के रिगार्डिंग, और वापस से अपन मूव करते हैं डिफरेंट एनर्जी के बारे में, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग की थी काइनेटिक एनर्जी से। सेकंड विल बी पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी पीई। अच्छा बेटा, अब यदि कोई पार्टिकल मोशन में था, है ना, यदि कोई पार्टिकल मोशन में है, कोई बॉडी मोशन में है, तो मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होगा दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, बट दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, बात करते हैं इसके बारे में। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मैं आपके सामने कि ये मान लो कि यहां पर चौक है और अभी बेटा रेस्ट के ऊपर है यहां पे, है ना। अब यदि मैं इस चौक को यहां से फ्री कर दूंगा, है ना, ड्रॉप करूंगा, तो ये कुछ नीचे मूव करेगी और कुछ वर्क करेगी। बेटा देखो यहां से यहां आएगी, कुछ वर्क करेगी, बिकॉज देखो बेटा वर्क क्या होता है, बेटा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको यहां से फ्री करते ही ये वर्क कर पाएगी। अब सोचना एक बार आप कि यदि ये बॉडी ये पार्टिकल वर्क करने में कैपेबल है, इट मींस कि इस टाइम पर इसमें एनर्जी होगी, बट दैट विल बी ए डिफरेंट एनर्जी
एंड दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इसको मैं यहां से फ्री करूंगा, नीचे मूव करेगा, वर्क हो गया। अब यदि वर्क कर सकता है ये बॉडी, इट मींस कि वर्क करेगा तो इसमें क्या होगी, एनर्जी भी होगी, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जैसे मान लो कि अपन एक काम करें कि एक और अपन एग्जांपल ले कि ये अपन एक स्प्रिंग मान ली, ठीक है, और स्प्रिंग को अपन अभी मान ले कि दैट इज एट ओरिजिनल लेंथ। अब इसमें अपनी यदि अपने एक काम करें कि स्प्रिंग के इस वन एंड को मैं एक फोर्स से पुश करूं इस साइड में, है ना, फोर्स से, तो इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लो कि अपन इसको यहां से यहां ले आए एंड दिस वन विल बी एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, डेल्टा एक्स मान लिया अपन ने। अब इसको आप यहां पे होल्ड करो एक बार के लिए। अब देखना आप कि यदि आप इसको यहां से रिमूव करोगे, यदि आप इस फोर्स को यहां से रिमूव करोगे, उस टाइम पे स्प्रिंग जो है ऑटोमेटिकली इस साइड में, है ना, मूव करेगी। अब ये स्प्रिंग भी कुछ वर्क कर पा रही है ना, इसको यहां से फ्री करते ही स्प्रिंग जो है यहां से यहां मूव करेगी। अब इट मींस कि इस कंडीशन में जहां इसको अपने रखा हुआ है यहां पर, उस टाइम पर इसमें एक एनर्जी होगी एंड दैट इज अगेन ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन, कि किसी बॉडी में पोजीशन या उसकी, है ना, बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो एनर्जी होगा ना, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि इसका नाम बेटा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और जो अपने अभी पहले बात की थी एक मास वाली, चौक वाली, एंड दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बस आप ध्यान रखें बेटा कि इस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि यदि किसी बॉडी की कुछ पोजीशन है या कोई कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसकी वजह से यदि वो कुछ काम कर पा रही है, इट मींस कि एट दैट टाइम दैट पजेस एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, तो ये आप नोट करें। हालांकि फर्दर इसके अपन बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं, जैसे पहला कौन सा हो गया, दिस वन स्प्रिंग एनर्जी, दिस इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, अब देखो जैसे अपन एक काम करें कि यहां समझो इसको आप, क्योंकि इसको समझना कुछ आसान होता है कि अभी यदि मैं स्प्रिंग को एक्सटेंड करके इसको यहां से फ्री करूंगा तो ये स्प्रिंग ऐसे मूव करेगी, मतलब कि कुछ वर्क कर पा रही है। इट मींस कि इस टाइम पे एनर्जी है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डिफाइन करें अपन, तो ध्यान दे बेटा कि इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल लेंथ से, दैट वाज ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ से इसको यहां इस पोजीशन पे लेके आने में जितना इस फोर्स ने वर्क किया, समझना बेटा आप कि ये स्प्रिंग का अपना ओरिजिनल लेंथ हो गया, दैट वाज नेचुरल लेंथ। इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया और इसको मैं यहां से यहां ले आया। अब इस फोर्स ने स्प्रिंग को यहां से यहां डिफॉर्म करने में कितना वर्क कर दिया होगा, दैट वर्क इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कि अब की बार जो वर्क हुआ है उस वर्क से इस बॉडी का जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं हुआ बेटा, तो एनर्जी कहां गया ये, तो अब की बार जो एनर्जी गया दैट वाज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक कि इट इज सफिशिएंट। आगे मूव करिए प्रश्न। it is the energy due to, yeah, better word लिखे अपन, by virtue of its position or configuration, all right, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दिस विल बी डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, और देखो बेटा आपके सिलेबस में ओनली एक टाइप का एनर्जी है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एक बात आप श्योर रहे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका जो बेसिक डेफिनेशन ये वाला होता है, बट ये एनर्जी है ना बहुत टाइप की हो सकती है अपने आप में भी, है ना। वी कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू, है ना, मोर पार्ट्स। इसका जो एक पार्ट बन रहा है दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपको पढ़ना है यहां पर ना। जैसे अपन बात करें कि मान लो कि इसको मैं यहां से फ्री करूंगा तो एक मास कहां मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा, मतलब कि ये वर्क कर पा रहा है। तो अब इसमें एनर्जी कितनी होगी, तो सीधी सी बात बेटा इसमें ये होगी कि इस मास को मान लो अभी अपन यहां मान रहे हैं इस हाइट के ऊपर, हाइट अपन ने क्या मान ली बेटा इसकी h मान ली, ठीक है।
मास अपन ने m मान लिया, और मैं इतना श्योर हो गया कि इस मास को फ्री करते ही ये मास नीचे मूव करेगा। इट मींस कि इस इंस्टेंट पर, इस पोजीशन पर, इस जगह पर इस मास में एनर्जी है, एंड दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कैसे, कि इस मास को स्टार्टिंग मतलब कि यहां लेके आने में, है ना, इस मास को सरफेस से यहां लेके आने में ग्रेविटी के अगेंस्ट में या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कितना वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कि ये मास अभी तो आपको यहां दिख रहा है, बट शुरुआत में इसको अपन यहां रेफरेंस पॉइंट पे मान ले, तो उस रेफरेंस पॉइंट से इसको यहां लेके आने में, इस पोजीशन को एक्वायर करवाने में, पोजीशन पे लेके आने में कितना वर्क करना पड़ा होगा, है ना, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में। दैट वर्क इज सेव्ड इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा, मान लो कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि इस बॉडी को सरफेस से यहां लेके आने में अपन ने 10 जूल वर्क कर दिया ग्रेविटी के अगेंस्ट में। कितना किया? 10 जूल। तो 10 जूल ही इसका क्या होगा? एनर्जी भी होगा इस टाइम पर। जितना वर्क कर दिया, दैट वर्क इज सेव्ड और कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसमें लिखो आप ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इसमें लिखो आप इट इज डिफाइंड एज वर्क डन against gravity force on body to acquire that position। ऑलराइट, देखो यहां पे एक वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे पोजीशन, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? पोजीशन, है ना। तो उस पोजीशन पे जहां आप एनर्जी निकाल रहे हो, उस पोजीशन पे लेके आने में ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क कर दिया, दैट वर्क इज इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं एक काम कर रहा हूं कि एक डिराइव कर रहा हूं फॉर्मूला इसका। तो मैंने सरफेस मान ली बेटा, और मान लो कि यहां पर एक m मास का ब्लॉक है ना, और इसका हाइट अपन ने h अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया अपन ने? h। अब इस जगह पे, इस पोजीशन पर इस मास में एनर्जी होगा। अब वो कितना होगा, उसके लिए ये डेफिनेशन काम करेगा कि इस बॉडी को यहां से यहां पुश करने में कितना वर्क किया ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में। तो वर्क डन जो होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड वर्क डन का फॉर्मूला बेटा होता है क्या? F इंटू एस। अगेन फिर से सेम कहानी, F इंटू एस, है ना। देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बात भी सही है, और वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्स, कि इस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम कर रहा है। ये अपन ने बेटा पहले बात की थी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा होता है m इंटू जी, एंड g इज अ ग्रेविटी एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा पहले बॉडी को अपन कहां जूम कर रहे हैं? सरफेस के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर, फिर इसको मैं यहां से यहां मूव करवा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट जो इसमें आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू h। सो mgh इज द बेसिकली वर्क डन, कि इस बॉडी को यहां से यहां डिस्प्लेस करने में यू हैव टू परफॉर्म दिस अमाउंट ऑफ वर्क, एंड दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटा आप ध्यान रखिए कि ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ दिस एनर्जी mgh। कि मान लो कि किसी हाइट पर एक मास रखा हुआ है, तो उस हाइट पे एनर्जी कितनी होगी बेटा उसके अंदर? mgh। ठीक है, ये आप नोट करें। एंड अब देखो बेटा इसमें आगे अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। जैसे अभी अपन ने बात की एनर्जी के बारे में, एनर्जी के टाइप के बारे में, और दो टाइप अपन ने पढ़ लिए डिटेल के अंदर। कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी और एक कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ मोशन, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन, है ना। एक मोशन की वजह से, एक किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। अच्छा,
अब आगे लिखो आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या इसका एक और बड़ा नाम होता है टोटल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी। अच्छा, जैसे अपन एक काम करें, सोचना बेटा आप कि मैं यहां पे सरफेस अज्यूम कर लूं, है ना, और लेट्स सपोज कि यहां पर एक मास है जो अभी रेस्ट के ऊपर है और इसका हाइट अपन ने h मान रखा है। क्या अज्यूम कर लिया अपन ने? h अज्यूम कर लिया अपन ने। बताओ कि इस हाइट पे, इस पोजीशन पर इसमें ओनली एक ही एनर्जी होगी बेटा, एंड दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी बेटा इसमें? दैट विल बी इक्वल टू mgh। और इसी इंस्टेंट पे इस वाले ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगा, क्योंकि अभी मास रेस्ट के ऊपर है। अब यदि मैं इसको यहां से फ्री फॉल कर दूं, छोड़ूंगा मैं, तो ये मास नीचे की ओर मूव करेगा। अब बताओ मुझे, आपकी जब नीचे की ओर मूव करेगा तो इसका हाइट कम होगा। इसका हाइट कम होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इस मास की वो होती है बेटा mgh। अब हाइट कम होने से, हाइट के डिक्रीज होने से इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बेटा क्या होगा? इसमें कम होगा। बट देखो बेटा कि इस वाले मास का जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो तो कम हो रहा है, बट देखो बेटा नीचे आने से इस मास ने कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी गेन कर ली, इसने कुछ ना कुछ इसने स्पीड गेन कर ली। तो जो स्पीड पहले इसमें नहीं थी वो इसमें अब आ रही है स्पीड इसमें। तो नीचे आने से नीचे की ओर मूव करने से इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो कम हो रहा है, बट इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जीरो होती, यहां कुछ ना कुछ होगी, यहां और कुछ ना कुछ होगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो रही है बट जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें क्या बेटा? बढ़ रही है ना। इट मींस कि इन दोनों का सम, इन दोनों का एडिशन, पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन किसके साथ में? काइनेटिक के साथ में, दैट रिमेन सेम ऑलवेज। जैसे मान लो कि शुरुआत में मान लो कि ये अपन ने 10 मान ली और ये अपन ने 0 मान ली। अब यदि मास नीचे की ओर मूव करेगा तो इसमें कमी आएगी, डिक्रीज होगी। अब मान लो कि 9 हो गई, ये कम होगी। अब जिस टाइम पे 9 हो जाएगी ना, उस टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है 1 आ जाएगी इसके अंदर। तो देखो बेटा, आप पहले एनर्जी कितनी थी? 10 जूल, एंड कुछ देर बाद में ये 9 हो गई बट वो 1 हो जाएगी। अब तो अगेन बेटा कितनी हो जाएगी? 10 जूल। और कुछ देर बाद में हाइट और कम होगी, हाइट और कम होगी तो इसका एनर्जी और कम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। मान लो अपने 8 मान लिया, अब ये 8 हो गया बट उसी इंस्टेंट पर इस वाले मास की जो वेलोसिटी है और बढ़ जाएगी, एंड वेलोसिटी और बढ़ जाएगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है और इंक्रीज हो जाएगी। तो हर इंस्टेंट पर इसका जो टोटल एनर्जी जो है, दोनों का जो एडिशन जो है दैट रिमेन सेम, है ना। इट मींस कि आपकी जो वन टाइप की एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना। जैसे मान लो कि यहां पोटेंशियल थी, वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है ना। तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना बेटा पॉसिबल नहीं है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट ओनली कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऑलराइट, तो इसमें लिखिए आप कि अभी अपन ने ऑब्जर्व किया इस इलस्ट्रेशन से, एग्जांपल से, कि एनर्जी ओनली कन्वर्टेबल है। जो पूरा सम है वो तो हर बार हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट रहा। ऑलराइट, it stated that total energy remains same always, मतलब कि जितना पहले होगा उतना बाद में भी होगा। इसके अलावा अपन ये बोल सकते हैं एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड और destroyed। एनर्जी जो है वो ना तो बन सकती है बेटा एक्स्ट्रा और ना डिस्ट्रॉय हो पाएगी। जैसे मान लो कि है ना, एनर्जी ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है ओनली। जैसे अभी अपन ने नोटिस किया वैसा ही काम हर बार होता है, हर जगह पे होता है ना। तो दीज आर दी बेसिक पॉइंट ऑफ दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसमें आप भले ये लिख लो आप कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट जो है ना वर्ड, उसका मीनिंग क्या होगा? सेम होना। एंड व्हाट द काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? mgh। इन दोनों का समेशन जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि दोनों एनर्जी का सम जो होगा वो हर बार कांस्टेंट रहेगा। अब यदि कोई मास नीचे मूव कर रहा है तो हाइट कम हो जाएगा, तो ये एनर्जी कम हो जाएगा, बट फिर ये बढ़ जाएगा, तो दोनों का सम जो है वो कंपनसेट होके बैलेंस होके हर बार क्या बेटा कांस्टेंट रहेगा। ये इसमें कहानी होती है। ऑलराइट, ये आप नोट करिए और देखो आगे मूव करिए अपन इसमें। अच्छा देखो नेक्स्ट इसमें अपन पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। जैसे इसका बड़ा नाम होगा पावर, पावर, है ना। अब पावर जो है दैट इज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ वर्क, है ना, कि कोई भी मशीन जो है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर पा रहा है ना। जैसे मान लो कि मैं एक काम करूं कि मेरे पास दो पर्सन है, पर्सन ए मान लो यहां पर है, पर्सन बी अपन ने मान लिया यहां पर है। अब इन दोनों पर्सन को मैंने, दोनों है ना स्टूडेंट्स को मैंने एक काम दिया, कॉमन काम दिया कि आपको कहीं जाके आना है वापस ना, तो दोनों का जो वर्क है सेम है, दोनों को मैंने सेम वर्क दिया, बट यदि उसी वर्क को इस पर्सन ए ने कम टाइम में फिनिश कर दिया और उसी वर्क को जो पर्सन बी है वो फिनिश करने में टाइम ज्यादा ले रहा है, इट मीन्स कि ये जो पर्सन ए है दैट इज मोर इफेक्टिव एंड मोर एक्यूरेट, क्योंकि वो उसी काम को, उसी वर्क को कम टाइम में है ना कंप्लीट कर रहा है। तो इन दोनों का वर्क सेम था, बट वर्क सेम होते हुए भी इनका जो इफिशियंसी है वो डिफरेंट है। एंड इफिशियंसी ही क्या होती है बेटा, पावर होती है, कि कोई मशीन, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन कितना इफेक्टिवली, कितना फास्टली वर्क कर पा रहा है, दैट इज इट्स पावर, है ना। तो वर्क करने की जो रेट है, जो रफ्तार है, दैट इज पावर, है ना। तो पावर में आप लिखो बेटा, इसमें पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। और यदि अपन एक काम करें कि टाइम को अपन 1 मान ले, 1 सेकेंड मान ले, 1 सेकेंड, ठीक है, तो पावर जो बनेगी आपकी दैट विल बी इक्वल टू वर्क, भले आप यहां रखो इसके अंदर टाइम को आप 1 रखो, पावर विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी डेफिनेशन, कि कोई भी बॉडी जो है वो 1 सेकेंड के इंटरवल में, ओनली कितने इंटरवल में, 1 सेकेंड के इंटरवल में कितना वर्क कर रही है, दैट वर्क इक्वल टू पावर, है ना। तो इसमें लिखो आप कि इट इज defined as amount of work done in 1 second, in 1 second, है ना। जैसे मान लो कि मैं 1 सेकेंड में जितना काम करूंगा, मैं मेरे बारे में बात करूं तो 1 सेकेंड में जितना वर्क करूंगा दैट वर्क इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माई पावर, ऑल राइट। तो ये आप ध्यान रखो। इसके अलावा इट्स यूनिट इज, अब ध्यान दो बेटा कि जो यूनिट इसका होगा ना वही पावर का भी होगा। एंड नाउ दिस इज द जूल एंड दिस वन विल बी सेकेंड। वर्क किस में बेटा होता है, जूल में होता है, टाइम सेकेंड में होता है, तो इसका यूनिट बेटा आएगा क्या, जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। तो पावर्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल पर सेकेंड। इसके अलावा इसका एक और बेटा यूनिट होता है और दैट विल बी वॉट, WATT, वॉट। वॉट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर। आई थिंक आप इससे फेमिलियर होंगे, पहले आपने सुना होगा वॉट, ऑलराइट। एंड लास्ट पॉइंट बेटा यहां पर आएगा कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है ना, ये ओनली इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ऑलराइट। तो दीज आर सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट पावर, ठीक है। तो कोई भी मशीन, कोई ऑब्जेक्ट कितना इफेक्टिवली, कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, दैट इज इट्स पावर। इसका डेफिनेशन ये बनेगा, दिस विल बी इट्स यूनिट। दो इसकी बेटा इसकी यूनिट होगी, एक तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट नेम वॉट, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट। ये आप नोट कर ले। एंड ठीक है, जैसे लास्ट बेटा इसमें अपन बात करें, एक टर्म यहां पे और आएगी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ
एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे एनर्जी जो है होती है दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ जूल, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं जूल, बट जूल जो है ना दैट इज वेरी स्मॉल यूनिट। तो एक बड़े एनर्जी को है ना बताने के लिए, जैसे मान लो कि एनर्जी का अमाउंट बहुत सारा है ना, तो एक बड़ी अमाउंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए जूल वर्ड देना है ना एक मतलब इफेक्टिव नहीं होता है। तो एक बड़ी यूनिट अपन यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका बेटा आंसर रहेगा किलोवाट आर, किलोवाट आर। इसका शॉर्ट नेम रहेगा KWH, KWH, है ना। तो एक बड़े अमाउंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए है ना अपन क्या काम में लेंगे, हमेशा किलोवाट आर काम में लेंगे। किलोवाट आर इज अगेन ए यूनिट ऑफ एनर्जी। प्लीज इसमें आप कंफ्यूज ना हो कि ऐसा नहीं कि अपन इसको पावर के बाद में पढ़ा है तो पावर का यूनिट होता है, नहीं। ये जो पढ़ रहे हैं अपन आज यहाँ पर KWH दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। अब कब काम में आएगी, वैसे जूल भी सही है, बट जूल तो तब काम में आता है जब एनर्जी बहुत कम होती है। बट यदि एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो उस टाइम पर जूल से उसको रिप्रेजेंट करना इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसीलिए अपन एक और जो यूनिट है अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज किलोवाट आर, KWH। ऑलराइट, इसमें पॉइंट लिखो आप, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट a large amount of एनर्जी, ठीक है ना। एंड दिस इज किलोवाट आर, KWH। अच्छा, अब देखो बेटा ये KWH जो है ना दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन माइंड में ये आ रहा है कि 1 KWH जो होगा, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो जूल में कितना होगा, है ना। जैसे मान लो कि अपन जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो रिलेशन क्या होगा इनके अंदर, वो अपन ट्राई कर रहे हैं कि KWH अमाउंट जो एनर्जी का होगा वो जूल में कितना होगा। तो उसके लिए अपन एक काम करें बेटा कि 1 KWH फाइंड कर रहे हैं अपन, 1 KWH। नाउ इसको आप एक काम करो, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू जूल। सो 1 तो वहां पे बेटा 1 रहेगा एज इट इज, एंड किलो मींस 10 टू पावर 3 या 1000। ध्यान रखो बेटा इस बात को कि किलो जो है, किलो दैट इज प्रीफिक्स, इसका वैल्यू कितना होगा 1000। एंड जो वॉट है ना, वॉट दैट इज जूल पर सेकंड। अभी अपन ने बात की पावर वाले फॉर्मूले के अंदर कि वॉट क्या होता है बेटा, जूल पर सेकंड। क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि अपन KWH को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वॉट में, जूल में, इनटू 1 आर। एंड बेटा यहाँ पे आर वर्ड आ रहा है, 1 आर, एंड 1 आर में सेकंड्स कितने बेटा होते हैं, 3600 सेकंड्स। ये काम करना पड़ेगा आपको कि मैंने इसी पूरे लाइन को के को इससे रिप्लेस कर दिया, वोट को जूल पर सेकंड से रिप्लेस कर दिया, जूल पर सेकंड से, एंड आर को इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स मैंने ये बोल दिया। अब चेक करें बेटा इसमें आपकी, इससे ये कैंसिल होगा। नाउ यू कैन सी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में राइट साइड में ओनली जूल दिख रहा है आपको ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3600 इंटू 1000 जूल, एंड यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 3.6 10 टू पावर 6 जूल, है ना। एंड दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 KWH, 1 KWH। मतलब कि इतना जूल अमाउंट एनर्जी जो होगा ना, इतना जूल अमाउंट एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 KWH। तो KWH इज ए स्ट्रोंगर यूनिट देन द जूल। मतलब कि यदि कोई अमाउंट जूल अपन इतना मान ले एनर्जी का, ये अमाउंट मान ले, तो इसको आप ये ना बोल के आप सिंपली ये बोल दो 1 KWH, एक ही बात है, बोथ आर सेम थिंग। तो ये आप ध्यान रखिए इसका। और बेटा देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 1 किलोवाट के किसी डिवाइस को, अप्लायंस को 1 आवर तक आप यूज करो। आप जैसे मान लो कि मेरे घर में एक अप्लायंस लगा दिया मैंने और उसका पावर कितना है, 1 किलोवाट का है, 1000 वोट का है। तो 1000 वोट के अप्लायंस को, डिवाइस को आप 1 आवर के लिए कंज्यूम करो, है ना। तो 1 आवर में, इस इंटरवल में जितना एनर्जी वो खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा, दैट एनर्जी इज नोन एज द KWH, एंड ये अपना इतना आएगा। ऑलराइट, एंड आगे बेटा ध्यान रखो आपके डोमेस्टिक लैंग्वेज में अपन KWH को एक और नाम से जानते हैं अपन। डोमेस्टिक लैंग्वेज में जो KWH है ना, 1 KWH दैट इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट,
1 यूनिट। ये लो कि KWH भी ना बोल के आप क्या बोलते हो उसको, यूनिट, है ना। जैसे मान लो कि 2 KWH है, तो 2 KWH अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 यूनिट। ये मान लो कि 10 है, 10 KWH मान लिया अपन ने, देन दैट विल बी इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो देखो इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसमें पहली बात तो ये एनर्जी का यूनिट है एंड दैट इज ए स्ट्रॉन्गर यूनिट, किलोवाट आवर। इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 किलोवाट के बल्ब को 1 आवर तक आप कंज्यूम करो तो कितना इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम करेगा, दैट इज KWH। एंड अब इस KWH में कितना जूल अमाउंट एनर्जी होगा वो अपन ने फाइंड कर लिया यहां पर। और KWH का एक और नाम बेटा क्या होता है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें अपन ने बात की वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में। ऑलराइट, चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। यदि आपको कोई डाउट इसमें आ रहा हो कहीं पर भी, देन यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ओके, और वीडियोस, ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अगला से हम स्कूल। ऑलराइट।